तो सेट 3 में हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 के ढह तक कर चुके हैं इसके पार्ट 1 में। अब जो है अगला क्वेश्चन है 5 का क और ये है कि एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु रखी है, ठीक है, और इसका प्रतिबिंब जो है लेंस के दूसरी ओर 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। जब एक अवतल लेंस को इस उत्तल लेंस के संपर्क में रख दिया जाता है तो प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर आगे खिसक जाता है, ठीक है। तो दोनों लेंस की फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है। देखो भैया ऐसा है कि ये है हमारा इसमें नहीं देखना फिर बनेगा भाई, फोन में देख रहा हूँ मैं, कॉपी पे देखना। ये हमारा उत्तल लेंस है, ठीक है, और ये वस्तु रखी है भैया इससे इधर कितनी दूर, 15 सेंटीमीटर दूर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर पर। इसका प्रतिबिंब इधर बनना है 30 सेंटीमीटर पर, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, इसके साथ संपर्क में एक अवतल लेंस रख दिया, ठीक है, जिसके बाद अब जो प्रतिबिंब बन रहा वो कितना खिसक गया, 30 सेंटीमीटर और खिसक गया। अब प्रतिबिंब बन रहा है 60 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है। तो मुझे इसकी फोकस दूरी बतानी, इसको बोल देंगे f1, और इसकी फोकस दूरी बतानी f2। इन दोनों के मान क्या होंगे, ठीक है। अब पहले इसको भूल जाओ, ये था भी पहले जब उत्तल लेंस के लिए वस्तु की दूरी क्या थी, -15 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसने सेंटीमीटर, और इसने प्रतिबिंब का बनाया था, प्रतिबिंब बनाया था इसने 30 सेंटीमीटर पर, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं 1/f लेंस सूत्र बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f बराबर 1/v की वैल्यू कितनी है, ये 30, माइनस 1/ और इसकी वैल्यू है -15, ठीक है। तो ये दोनों जुड़ जाओगे, यानी 1/30 प्लस 1/15 क्या हो जाएगा, ये 30 और 15 का एलसीएम 30 ही आ जाएगा, 1 प्लस के 2, तो 1/f बराबर 3/30 10 या f, और यहाँ पर f1 लिखना चाहिए था मुझे इसके लिए, क्योंकि मैंने उत्तल लेंस की फोकस दूरी खाली क्या माननी थी, f1 माननी थी, ठीक है। तो f1 की वैल्यू आ चुकी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो है, अब ये दोनों मिलके, ठीक है, ये दोनों मिलके जो है जब ये दोनों को संपर्क में रख दिया तब इसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। इन दोनों की मिलाकर फोकस दूरी को मैं बोल लूंगा f, ठीक है ना। तो अब क्या है, दोबारा से लेंस सूत्र लगाएंगे, ठीक है। अब की बार क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब की बार कुछ नहीं चेंज होगा, बस जो है प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, ये वक्त वही -15 ही रहेगा। 1/60 प्लस 1/15 एलसीएम आ जाएगा 60, 1 + 4 यानी कि 5/60 यानी कि 1/12, 1/f था इधर, तो f की वैल्यू की आ गई 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी मेरे को निकालनी है f2 की वैल्यू, ठीक है, अवतल लेंस की फोकस दूरी। तो अब दो लेंस जब संपर्क में रखे हो ना, तो अगर उन दोनों की मिलके फोकस दूरी कितनी है, f है, तो फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, ये फॉर्मूला होता है। हमें f2 निकालना है, तो f2 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 1/f में से 1/f1 इधर माइनस कर देंगे, यानी 1/f माइनस 1/f1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/f2 हो जाएगा। 1/f क्या है, 1/12, और f1 आया था 10, तो क्या हो गया 1/12 माइनस 1/10 बराबर 1/f2, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा 12 और 10, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 60, 12 × 5 = 60 माइनस 10 × 6 = 60 बराबर 1/f2। ये क्या आएगा, माइनस का 1/60 बराबर 1/f2, या f2 की वैल्यू कितनी आ गई, f2 की वैल्यू आ गई -60 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि इस वाले लेंस की फोकस दूरी, क्योंकि अवतल है तो माइनस यानी थी -60 सेंटीमीटर, और इसकी फोकस दूरी क्या आ चुकी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और दोनों की मिला के होगी 12। ऑलराइट, तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा कि परावर्ती दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए, ठीक है, और इसकी क्रियाविधि स्पष्ट कीजिए, कार्यविधि तथा इसकी तुलना अपवर्ती दूरदर्शी से कीजिए। तो भैया मैं ना सीधा बुक में से दिखाता हूँ। ये परावर्ती दूरदर्शी में होता क्या है, हम जो है अभिदर्शक के रूप में लेंस की जगह दर्पण यूज करते हैं,
अवतल दर्पण बड़ा सा, ठीक है। और क्योंकि देखो लेंस में ना दो चीज है, एक तो लेंस का जब हमें बड़ा लेंस यूज करना पड़ता है तो मोटा भी होता है काफी, तो जब उसमें से प्रकाश गुजरता है तो अलग अलग रंग के प्रकाश के लिए जो अलग अलग अपवर्तनांक होता है, ठीक है। और आपने लेंस मेकर सूत्र में देखा था कि अपवर्तनांक पे डिपेंड करती है लेंस की फोकस दूरी, तो अलग अलग फोकस दूरी होती है अलग अलग प्रकाश के रंग की वजह से, तो उनके अलग अलग प्रतिबिंब बन जाते हैं, तो मतलब प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता, चमकीला दिखाई नहीं देता, ठीक है जी। अबे कहाँ है यार ये, मिल गया। तो देखो इसको थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं, ओके। देखो भाई परावर्ती दूरदर्शी, इसमें देखो परावर्ती दूरदर्शी दो प्रकार के होता है, एक होता है कैसेग्रीन का, कैसेग्रीन टाइप, ठीक है, कैसेग्रीन टाइप। इसमें क्या है, ये एक अवतल दर्पण था, सॉरी अवतल दर्पण, ठीक है। ऐसे अवतल दर्पण है, ठीक है, उसको ऐसे काट लिया यहाँ से, ठीक है, बड़ा सा अवतल दर्पण है, ठीक है। अब जो जिधर वस्तु है बड़ी अनंत पे ऐसे कर दिया उसकी तरफ को, और जैसे प्रकाश किरण आती, ठीक है, समांतर प्रकाश किरणें आती, तो ये क्या करता, ये उसको अपने फोकस पे फोकस करवाता, ठीक है। पर ये फोकस पे मिले उससे पहले हमने यहाँ पे रख दिया क्या, अपना एक उत्तल दर्पण। ये कैसा है, ये तो अवतल दर्पण था, ठीक है। ये क्या है, ये हो गया उत्तल दर्पण, ठीक है। अब ये दोनों चीज मिलके हमारा बन गया अभिदर्शक, ठीक है। अभिदर्शक में जो था पिछली बार लेंस था ना बड़ा उत्तल लेंस, उसकी जगह अब ये पूरा काम करेगा अभिदर्शक का, ठीक है। अब ये प्रकाश ऐसे आ रहा है इसके इस पर, ठीक है, और ये क्या करेगा, अब इसका ये प्रतिबिंब यहाँ बनना चाहिए था वैसे, अगर ये उत्तल दर्पण ना होता आई डैश, ठीक है, पर ये आई डैश अब इस उत्तल दर्पण के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा और ये इसका ऐसे कहीं प्रतिबिंब बनवा देगा, ठीक है। और यहाँ पर हम रख देंगे अपना नेत्रिका लेंस, नेत्रिका लेंस बेचारा भाई उत्तल लेंस जो था, और ठीक है, अब ये नेत्रिका हमारा प्रतिबिंब बना देगा, ठीक है, ऐसे प्रतिबिंब बनेगा। मतलब जो वस्तु थी उसका प्रतिबिंब बनना, पहले इसको बनाना चाहिए था आई डैश, पर उसकी जगह इसने बनाया कुछ भी आई, और ये आई जो है अब इस नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करेगा और इसने इसका बाद में प्रतिबिंब बनाया। ये पूरा जो चीज़ है ये वाली, ये दर्पण और ये दर्पण ये अभिदर्शक है, और ये जो है नेत्रिका, नेत्रिका भी है वही उत्तल लेंस है, ठीक है। इसमें ना एक चीज़ नोट करने की बात है, देखो यहाँ पर उत्तल दर्पण में जब जिसमें हमने पढ़ा था ना, उत्तल दर्पण क्या है, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है। देखो प्रकाश किरणें वास्तव में जाके मिल रही है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तब हो सकता है अगर जो इस पे प्रकाश की किरणें डाली जा रही है ना, अगर वे कन्वर्जिंग हो, ठीक है, यानी कि वे अभिसारित होने वाली हो किसी ना किसी बिंदु पर, अगर वैसी प्रकाश की किरणें डाल ले तो क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। ऐसा समतल दर्पण में भी होता है, समतल दर्पण में हमने पढ़ा था कि आभासी प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन अगर उस पर भी कन्वर्ज करती हुई प्रकाश किरणें डाली जाए तो वो भी क्या कर सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो ये वाला था कैसेग्रीन टाइप जो है, ठीक है। और एक होता है न्यूटोनियन, ठीक है। न्यूटोनियन में क्या होता है, ये इधर यहाँ पे न्यूटोनियन भी है, आजा बेटा पास हमारे, न्यूटोनियन ये है, इसमें भी क्या है, अवतल दर्पण है, ठीक है। अब जब ये चाहे फोकस करवाएगा उसमें उत्तल दर्पण रखने की बजाय एक समतल दर्पण धर दिया, ठीक है, वो भी 45 डिग्री के कोण पर, ठीक है। और ताकि ये इधर जो है, अब ये जो प्रकाश किरण आ रही थी समांतर, ठीक है, वो इसका ये कहीं ना कहीं पर अपने फोकस पे करवाता, फोकस पर उससे पहले ही क्या कर दिया, समतल दर्पण ने उसका प्रतिबिंब बना दिया ये यहाँ पे A1 B1, ठीक है, को जो भी वस्तु होगी ए बी का ये प्रतिबिंब बना दिया A1 B1, किसने, समतल दर्पण ने। अब ये प्रतिबिंब जो है अब इस नेत्रिका के लिए क्या करेगा, वस्तु का कार्य करेगा, और इस नेत्रिका ने इसका दूसरा प्रतिबिंब बना दिया ऐसे A2 B2। तो ये वाला जो होता है ये होता है न्यूटोनियन परावर्ती दूरदर्शी है ये वाला भी, ठीक है। तो ये हो गया कार्यविधि, वही है, अनंत पे वस्तु है उसका प्रतिबिंब पहले अवतल दर्पण बना था, कहीं ना कहीं उसके बनने से पहले क्या कर दिया, समतल दर्पण रख दिया, तो समतल दर्पण मुख्य अक्ष से लगभग 45 डिग्री कोण पर है, ठीक है।
तो इसने इसका प्रतिबिंब बनाया A1B1 और ये A1B1 ने नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करा और ये जो है ऐसे A2B2 बना। अगर ये A1B1 इस नेत्रिका के फोकस पे हो तो अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। ठीक है। दूसरी चीज है इसकी जो है अगर हम अपवर्ती जो है उससे तुलना करें, ठीक है, अपवर्ती दूरदर्शी से, तो पहली चीज तो क्या है कि इसका जो प्रतिबिंब है वो अगर उतना ही बड़ा अपवर्ती दूरदर्शक लेवे हम तो उससे क्या बनता है, ज्यादा चमकीला बनता है। ठीक है। क्योंकि इसमें जो है वर्ण विपतन का दोष नहीं पाया जाता। वर्ण विपतन कब होता है, जब प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होता है, अब अलग अलग रंग के प्रकाश को की अलग अलग फोकस दूरी होती है। ठीक है। जैसे कि ये रेड है, रेड की फोकस दूरी सबसे ज्यादा होती है और वायलेट की फोकस दूरी सबसे कम होती है। तो अलग अलग जगह पर जाके प्रकाश फोकस होगा, लेकिन क्योंकि ये दूसरे माध्यम में से गुजर रहा है। लेकिन जब यहाँ पर हमने क्या लगा दिया था इस वाले में, हमने तो अवतल दर्पण का यूज करा है, अवतल दर्पण यूज करा। अब दर्पण में तो प्रकाश का अपवर्तन होना ही नहीं है, नहीं, उसी माध्यम में लौटना है, तो वर्ण विपतन की समस्या खत्म हुई। दूसरा, इसमें परावर्ती दूरदर्शी में परवलयाकार दर्पण का प्रयोग कर देता है। परवलयाकार क्या होता है, देखो जो स्पेरिकल होता है ना, स्पेरिकल दर्पण हो या लेंस हो, उसमें क्या होता है जो मुख्य अक्ष के पास की किरणें हैं उनका तो एक फोकस होता है, पर जो मुख्य अक्ष से दूर की किरणें हैं जो द्वारक के पास के, उनका फोकस क्या होता है, उनका फोकस कुछ अलग होता है। ठीक है। सेम काम लेंस में भी होता है। लेंस में भी जो है जो मुख्य अक्ष के पास के उनका फोकस अलग है, जो दूर की है उनका फोकस अलग है। ठीक है। इसको बोलते हैं गोलीय विपतन। तो ये गोलीय विपतन खत्म किया जाता है परवलयाकार दर्पण का प्रयोग करके। ठीक है। जिससे कि क्वालिटी जो है बहुत बड़ी हो जाती है इसमें, क्योंकि ना इसमें वर्ण विपतन रहा ना इसमें गोलीय विपतन रहा। तीसरी चीज, एक अगर हमें जो है बड़ा लेंस बनाना है, ठीक है, लेंस में ज्यादा कांच लगता है तो वो उसको बनाना जो है महंगा पड़ता है। ठीक है। पहली बात मुश्किल होता है बनाना, महंगा पड़ता है। और तीसरी चीज, इसमें जो है इसका वजन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि थिक लेंस है, इसकी तुलना में दर्पण का वजन कम रहेगा, तो इसको सेटअप करना, पेंच वेच लगाने इसके वो मुश्किल हो जाता है। और तीसरी एक चीज़ हो रहा है कि कह रहा है जब गर्म कांच को ठंडा करके बनाया जाता है लेंस, तो उस कांच में विकृति आ जाती है कुछ ना कुछ, जिसके फलस्वरूप प्रतिबिंब भी थोड़े से विकृत हो जाते हैं। तो ये सब समस्या में परावर्ती दूरदर्शी में नहीं देखने को मिलती है, सब अपवर्ती दूरदर्शी की प्रॉब्लम से बढ़िया जी। ओके, ये था भैया। ये जो इस बुक में दिया है प्रतिबिंब का बनना, वो सब कुछ जो है न्यूटोनियन वाले के हिसाब से दिया है। अब अगला क्वेश्चन है कि ये दर्शाए गए परिपथ में 10 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा बतानी है। ठीक है। ये जो 10 ओम का प्रतिरोध है, इसमें देखो ये जो इसका बैटरी का पॉजिटिव सिरा है, ठीक है, और ये इधर इसका निगेटिव सिरा है और इधर पॉजिटिव सिरा, तो ये दोनों एक तरीके से क्या होगी, मतलब ऐसे मान सकते हो कि अपोज ही नहीं कर रही है, दोनों बैटरी एक दूसरे के करंट को क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। उस स्थिति में इस 10 ओम के प्रतिरोध में करंट शून्य नहीं हो सकता, लेकिन उत्तर में इसका करंट जो है शून्य दे रखा है। तो वो तब हो सकता है अगर ये सिरा इसका पॉजिटिव हो, ठीक है, ये पॉजिटिव हो और ये निगेटिव हो, तब इस बैटरी का करंट इसका करंट एक दूसरे को क्या करेगा, अपोज करेगा, तब यहाँ पे करंट जीरो आ सकता है। ठीक है। तो इसको ये वाला सिरा पॉजिटिव और ये निगेटिव मान के, ठीक है, इसमें किरचॉफ का लॉ लगाएंगे और तब इसका हम आंसर प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ओके, तो बनाते हैं इसका चित्र। एक है 10 ओम का प्रतिरोध, उसके पास लगी है 3 वोल्ट की बैटरी और इधर उसके नीचे लगी है 6 ओम का प्रतिरोध, उसके साथ में लगा है 3 ओम का प्रतिरोध और इधर है 4.5 वोल्ट की एक बैटरी। ठीक है। तो ये हमारा परिपथ बन गया। इसमें नाम डाल देते हैं A B C D और इधर भी कुछ E F G H। हम पहले बंद लूप A, अच्छा पहले करंट भेज देते हैं। मान लिया यहाँ से करंट आई गया, ठीक है, ये करंट आएगा, जूम जूम, यहाँ भी आई करंट आ रहा है, ठीक है, आई करंट आया। इधर से हमने बोला इधर करंट जो गया I1, ठीक है, तो इधर कितना बचेगा, आने वाला करंट जाने वाला करंट, तो I में से I1
घटा दो, इधर इतना बचा। ये I माइनस I1 यहाँ से आ रहा है, ये I1 जो है वो इधर से आ रहा है, ठीक है। और दोनों यहाँ पर के मिल जाएंगे और आगे जो है करंट जाएगा I, ठीक है। और ये I करंट वापस, ठीक है। तो इसमें से I निकाला, इसको I दे दिया, करंट हमने पहुँचा दिया पूरे परिपथ में। अब लेते हैं बंद पास A तभी B से C, C से D, D से A से B पे जाएंगे, B से C, C से D और D से। अब देखो हम जब ऐसे ये करंट ऐसे जाएगा, हम इधर से ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। हम जो है धारा की दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। और धारा की दिशा में जब भी हम जा रहे हैं तो जो विभव परिवर्तन होता है वो होता है माइनस का IR, ठीक है। ये तो धारा की दिशा में गए तो विभव क्या होगा, I1 धारा जा रही है, प्रतिरोध है 10 ओम, तो विभव पतन हो जाएगा माइनस के 10 I1, ठीक है। उसके बाद बैटरी में भी जो है प्लस से माइनस पे गए, इधर प्लस इधर माइनस, प्लस से माइनस पे गए तो ये भी विभव परिवर्तन क्या है माइनस का, तो माइनस का 3 वोल्ट। अब ऐसे B से C में तो कुछ नहीं मिला, C से D में हम इधर से जा रहे हैं, हम ऐसे जा रहे हैं, करंट ऐसे आ रहा है अपोजिट, तो ये पॉजिटिव लिया जाएगा, प्लस के 6 और करंट आ रहा है I माइनस के I1। उसके बाद हम A पे ही पहुंच गए तो बराबर 0, ये हो गया। इसको ऐसे लिख लो, माइनस के 10 I1 माइनस के 3 प्लस के 6 I और माइनस के 6 I1 बराबर हो गया 0, या 6 I सॉरी, और ये जगह 10 और 6 16, ये इधर ले जाएंगे प्लस में, तो 16 I1 और प्लस के 3, ठीक है। ये हो गया, ये होगी समीकरण 1। अब दूसरा लेते हैं हम, यहाँ से शुरू कर लेते हैं H से जाएंगे हम, यहाँ कोई बिंदु नहीं लगा, चलो कोई नहीं, HA ऐसे घूम के BEFG और H, ठीक है, ऐसे घूम जाएंगे ऊपर से सारे में। तो हम ले लेते हैं बंद पास अपना HA, थोड़ा ऊपर नीचे है कोई नहीं, HA BEFGH, ये होगा, ठीक है। तो H से A में जब पहुंचेंगे तो मैं ये मिला, हम धारा की दिशा में ही जा रहे हैं और 3 ओम का प्रतिरोध है, तो माइनस के 3 I करंट यहाँ पे जा रहा है। उसके बाद हम फिर से धारा की दिशा में ही जा रहे हैं और 10 ओम का प्रतिरोध है, ठीक है, 10 ओम का प्रतिरोध है, तो माइनस के 10 I1 हो जाएगा, माइनस के 10 I1। उसके आगे हम बैटरी में प्लस से माइनस पे कूद दे तो माइनस का 3 ही होगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आए, ठीक है, यहाँ पे आए हम माइनस से प्लस पे कूद दे इस बार, तो प्लस का जो हो गया 4.5, ठीक है। और जूम करके हम पहुँच गए H पे ही, ठीक है, तो बराबर होगा 0। तो इस बार क्या हुआ, माइनस के 3 I और जो है माइनस के 10 I1 प्लस के 1.5 बचेगा बराबर 0, ठीक है। अब इसमें समीकरण में 2 की गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये माइनस के 6 I हो जाएगा और जो है माइनस के 20 I1 हो गया, और 1.5 दूनी कितना हो जाएगा, प्लस के 3 बराबर 0, ठीक है। अब इसको ले जाते हैं उधर, तो माइनस के 6 I1 बराबर 20 I1, ठीक है। ये माइनस से इधर प्लस में आ गया ऐसे, और ये प्लस से इधर माइनस, माइनस के 3 ही होगी समीकरण 2। तो समीकरण 1 को और समीकरण 2 को, इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा, ठीक है। जोड़ूंगा तो सॉरी ये 6I है, यहाँ पर I1 लिखा गया, सॉरी, ठीक है। तो 6I से 6I ये कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 0, ठीक है, बराबर 20 I1 और 16 I1, ये हो गया 36 I1, और माइनस का 3 प्लस का 3, ये भी क्या हो गया 0। तो 36 I1 बराबर 0, या I1 जो हो गया उसका मान आ गया 0। और जो इस वाले में जो करंट 10 ओम के प्रतिरोध में जो करंट जा रहा था वो था I1, तो I1 का मान है 0, यानी उधर करंट नहीं जा रहा है, ठीक है भैया।